विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज का टॉपिक है संसद में सामान्य प्रक्रिया या संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया, संसद के अंदर क्या क्या होता है, वहां से प्रश्न बनते हैं, प्री में बन सकते हैं, मेंस में बन सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कल भी दिया था आपको, तारांकित प्रश्न पूछ लेगा कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। अब सुनने में क्या लगता है, वो बड़ा अद्भुत सा लगता है कि तारांकित प्रश्न, पता नहीं क्या होता होगा। कुछ नहीं है, एक तारांकित प्रश्न होता है, उस पर एक स्टार लगा दिया, इसका मतलब उसका जवाब कैसा चाहिए, मौखिक चाहिए। जो प्रश्न पूछेगा ना, जो सांसद मंत्री से प्रश्न पूछेगा या किसी सरकार में बैठे हुए किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछेगा, तो क्या करेगा, उस पर स्टार लगा देगा। इसका मतलब उसका जवाब उसे क्या चाहिए, मौखिक प्रश्न, मौखिक उत्तर चाहिए। जो अतारांकित होगा, जिसमें स्टार नहीं लगा होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसमें लिखित चाहिए उसको उत्तर। समझ में आया? तो संसद के अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री में भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। संविधान के आर्टिकल 118 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा स्वयं अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम निश्चित किए जाते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई संसद की जो प्रक्रिया होती है और कार्य संचालन के जो नियम होते हैं वो कौन तय करता है, तो संसद ही करती है। कौन करती है? संसद करती है। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 118 में लिखा हुआ। 118 में ये लिखा हुआ कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा स्वयं अपनी प्रक्रिया, स्वयं अपनी, यहां पर ध्यान देना आपने, स्वयं अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम निश्चित किए जाते हैं। वर्तमान में संसदीय प्रक्रिया और उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था इस प्रकार बता रहा हूं मैं। नंबर 1, प्रश्नकाल। पता नहीं कितनी बार मेंस के आप 20, 25, 30 सालों के प्रश्न उठा लो, वहां कहीं ना कहीं किसी कोने में आपको प्रश्नकाल जरूर मिलेगा लिखने के लिए, चाहे वो 20 शब्दों में मिले, 50 शब्दों में मिले। प्रश्नकाल क्या होता है? खाली आपने इतना लिखना कि सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों की बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रथम घंटा, कार्यवाही का प्रथम घंटा यानी दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। इतना अगर आपने 20 शब्दों में लिख दिया, समझ लो 1-1.5 नंबर आपने खींच लिया। इतना ही आसान होता है। वैसे क्या बोलना है आपने? सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात, संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा में बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रथम घंटा यानी दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामलों पर जानकारी के लिए मंत्री परिषद से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोक महत्व के। किसके? साथ में लोक महत्व के खाली राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय भी, राष्ट्रीय ही नहीं, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय भी सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए किससे? मंत्री परिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने 2 लाइनें लिख दी, किसमें? 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, समझ लीजिए आपने लगभग 2/3 नंबर खींच लिए। कितने? ऐसा ही लिखना है, कोई सोने की स्याही से नहीं लिखा जाता मुख्य परीक्षा, ऐसा ही लिखना है आपने। ये बेस्ट लैंग्वेज है अपने आप में। इसको किताबी लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते कि बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रखा हो। सामान्य शब्द हैं, इनको पकड़ कर क्या करना है आपने, लेकिन बिना देखे लिखना सीखना है। क्या करना है? जैसे ही आपको मैं 3, 4, 10, 20 चीजें देता हूं तो आपने जल्दी जल्दी एक टाइम पीरियड के अंदर क्या करना है, उसको लिखना है कि जी ऐसा होता है। ठीक है। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में शुरू की गई थी। कहाँ की गई थी? अब प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रश्नकाल कहां पर हुआ था सर्वप्रथम, तो आंसर इंग्लैंड में। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कहां से ले रखा है? इंग्लैंड से ले रखा है ना। वही प्रक्रियाएं चलती हैं हमारे यहाँ भी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 के भारत परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ? यूपीएससी ने पूछा हुआ कि भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? 1892 के भारत परिषद अधिनियम। जब हम एक्ट पढ़ रहे थे ना, जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले एक्ट पढ़े थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसी में हमने क्या पढ़ा था? 1892 का एक्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया। ठीक है। लेकिन उस समय की प्रक्रिया ऐसी थी, कई महीनों पहले बताना पड़ता था कि हम प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। या मैं आपको ये बोल दूं कि भैया अगर प्रश्न पूछना है आपने कोई, तो
कम से कम 1 महीने पहले क्या करना, बता देना मेरे को कि आप प्रश्न पूछोगे क्या 1 महीने बाद? 1 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, ये प्री का क्वेश्चन होगा, में सबसे पहले भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया शुरू हुई। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने? नंबर 1 तारांकित प्रश्न। नंबर 1 कुछ नहीं है, स्टार लगा दिया जाता है। स्टार समझते हो, एक तारा बना दिया जाता है। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न। दूसरे क्या होते हैं? अनस्टार्ड क्वेश्चंस बोलते हैं उनको। और तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। तीसरे क्या होते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। अब आपके पास लिखने के लिए आएगा या तो 20 शब्दों में या 50 शब्दों में कि तारांकित प्रश्न से आप क्या समझते हैं। आपने बोलना है जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत उत्तर चाहता है, क्या चाहता है? तुरंत उत्तर चाहता है, तो प्रश्न के शीर्ष पर तारा लगा देता है, स्टार लगा देता है। इसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर तुरंत मौखिक रूप से दिया जाता है। क्या? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मौखिक रूप से दिया जाता है। इस पर नंबर मिलेंगे आपको। इस पर कि जब किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा सदन में, ठीक है, तो उसने स्टार लगा दिया, इसका मतलब तारांकित प्रश्न का उत्तर तुरंत मौखिक रूप से दिया जाता है। इसके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पूरक मतलब उसने उत्तर दिया फिर दोबारा उससे कुछ और पूछ लिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित, इसका निर्णय यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा होगी तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा होगी तो राज्यसभा का सभापति तय करेगा कि कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगला होता है कौन सा? अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन। जब प्रश्नकर्ता, आप यहाँ पे प्रश्नकर्ता की जगह प्रश्न पूछने वाला भी लिख सकते हैं, प्रश्नकर्ता भी लिख सकते हैं। जब प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं चाहता है, ठीक है, तब वह प्रश्न के शीर्ष पर स्टार नहीं लगाता है, इसलिए नॉन स्टार्ड क्वेश्चंस बोल रहे हैं इनको। उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। अब यहाँ पे जो नंबर खींचेंगे आप, वो लिखित रूप में दिया जाता है। किसमें? लिखित रूप में दिया जाता है, और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। यही 2 लाइनें हैं जो आपको 2 में से 2 क्या करेंगी? नंबर देंगी। लिखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 20 शब्दों में बहुत कैसा सिलेक्टेड लिखना होता है। उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है मेंस में, जब कम शब्दों में पूछा होता है ना, तो बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। क्या? प्रश्नकर्ता प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं चाहता है तो स्टार नहीं लगाता है, ठीक है, और फिर सीधे छोटे छोटे क्या उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। 3 पॉइंट बना के दे दिया, 20 शब्द पूरे कर दे। उत्तर लिखित रूप में चाहता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। समझ लो, 3 चीजें आपने 20 शब्दों में कवर कर ली, आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। कितने? 2 में से 2 नंबर मिले। ठीक है, इससे संबद्ध मंत्री, इसमें संबद्ध मंत्री प्रश्न को लिखित उत्तर सदन के पटल पर रख देता है, सदन के पटल पर, और जिसने प्रश्न पूछा है वो वहां से ले लेगा, अपना उत्तर उसको मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया। अगला है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का संबंध किसी लोक महत्व के, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोक महत्व के। क्या? प्रश्न अगर लोक महत्व का है तो अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अल्प सूचना प्रश्न का संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक मामले से होता है, जो साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित अवधि के बजाय कम समय की सूचना पर पूछा जाता है। साधारण प्रश्न अगर आपने पूछने, टाइम लेना पड़ता है पहले कि भाई हम प्रश्न पूछेंगे, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न क्या है? निर्धारित अवधि के बजाय कम समय की सूचना पर पूछा जाता है। इसका उत्तर साधारणतया मौखिक दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि किसी साधारण प्रश्न को पूछने के लिए 10 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है। साधारण प्रश्न अगर पूछना है तो 10 दिन पहले बताना पड़ता है कि भाई हम प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये अल्प सूचना प्रश्न जो है ये कम समय में ही हम क्या करके, मतलब जो समय तय है ना उससे कम, यानी 1 दिन में भी पूछ सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे में भी पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन कैसा होना चाहिए? लोक महत्व का होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। पूरक प्रश्न, जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर की किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाए उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्नों के पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित
प्रश्नों के पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर एक लाइन और लिखनी है तो आपने बोलना तारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब गैर सरकारी सदस्य कौन है? जो सरकार में नहीं है, जो मंत्री नहीं है, मंत्री परिषद में नहीं है, वो क्या हो गया? गैर सरकारी सदस्य। संसद में मंत्री परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अतिरिक्त, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अतिरिक्त अन्य सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न कहा जाता है। ठीक। जब कोई गैर सरकारी सदस्य किसी विधेयक संकल्प का कार्य के लिए उत्तरदायी होता है तो उसे उसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आता है भाई, जो बार बार पूछा जाता है वो आता है आधे घंटे की चर्चा। इतना ही देगा वो क्वेश्चन में। क्या देगा? बोलेगा निम्नलिखित पर क्या करें, 50 शब्द लिखें। आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, है ना, अल्पकालीन चर्चा, तो इस पर लिखना होता है 50 शब्दों में, 20 शब्दों में। तो अब आधे घंटे की चर्चा। जब किसी लोक महत्व के मामले में तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न द्वारा संसद में उत्तर दिया गया हो तथा उत्तर में कोई ऐसा तथ्य अंतर्विष्ट हो जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो ऐसे तथ्य को संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। इसके लिए चर्चा के लिए रखा जाता है। सामान्यतः ऐसी चर्चा बैठक के अंतिम आधे घंटे यानी 5 बजे से लेकर 5:30 बजे। कब? तो ये टाइम याद रखना है आपने कि आधे घंटे की चर्चा कब होती है। आपने बोलना है 5 बजे से 5:30 बजे। और ये भी याद रखना है कि जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो ऐसी चर्चा बैठक के अंतिम आधे घंटे, बैठक के अंतिम आधे घंटे में 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच की जाती है, अतः इसे आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा में सप्ताह के 3 दिन यथा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और राज्यसभा में सभापति की अनुमति के किसी भी दिन ऐसी चर्चा की जा सकती है। लोकसभा में तो फिक्स है कि सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को क्या होगी? आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है। लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति की अनुमति से कभी भी की जा सकती है, किंतु चर्चा के कम से कम 3 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए। कहां पर? राज्यसभा में सभापति की अनुमति से किसी भी दिन ऐसी चर्चा की जा सकती है, किंतु चर्चा के कम से कम 3 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए। क्लियर? ठीक। अब जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वो है शून्यकाल। क्या है? इसको बोलते हैं 0R। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के 1 घंटे का समय शून्यकाल कहलाता है। क्योंकि 12 बजे शुरू होता है प्रश्नकाल, 11 से 12 हो गया। शून्यकाल क्या 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे को 00 लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? इसलिए इसको शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। अब यहाँ पे फिर दोबारा सार्वजनिक महत्व का, क्या? सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने को कहा जा सकता है। इसी कारण इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। चूंकि यह समय ठीक दोपहर 12 बजे यानी 00 बजे आरंभ होता है, इसलिए मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल नाम दे दिया गया। संसदीय प्रक्रिया में नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी शून्यकाल, लेकिन मीडिया ने बोल बोल के कि शून्यकाल चल रहा है जी, शून्यकाल चल रहा है जी। अब जब हम लोग तैयारी नहीं करते थे या नए नए थे तो हम लोग भी ये सोचते थे शून्यकाल मतलब लंच ब्रेक। क्या नहीं होता? कुछ नहीं होगा कि शून्यकाल में, लेकिन शून्यकाल अलग चीज है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद पूछा जाता है, 12 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, 12 बजे आरंभ होता है तो मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल नाम दे दिया गया है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। अब ये जो भारत की देन होगी ना संसदीय व्यवस्था में, उनको आपने एक लिस्ट बनानी है। तो एक हो गया शून्यकाल, अभी और भी आएंगे आगे कि ये भारत की देन है, संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है। तो नंबर 1 पे हमने लिख दिया शून्यकाल। ठीक है।
इसका आरंभ 1962 में किया गया था। अब ये फिर एक क्वेश्चन है प्री का कि शून्यकाल कब प्रारंभ हुआ? आंसर 1962। भारत चीन युद्ध चल रहा था 62 में, है ना। तथा वर्तमान में शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। फिर ये प्री का क्वेश्चन है कि शून्यकाल के दौरान कुल कितने मामले उठाए जा सकते हैं? आंसर 20 से ज्यादा मामले नहीं उठाए जा सकते। ठीक है। वर्ष 2014 में राज्यसभा में शून्यकाल के समय को परिवर्तित करके 11 बजे से दोपहर 12 बजे कर दिया गया है, जबकि लोकसभा में 12 बजे ही प्रारंभ होता है। अब जब ये 2014 में क्या हुआ, चेंज हुआ ना ये टाइम, तो वहां पर उस समय क्वेश्चन पूछा गया 15 में कि भाई राज्यसभा में शून्यकाल होता है। अब पुरानी किताबों में पढ़ा हुआ था 12 बजे, तो सबने लिखा 12 बजे। पता चला वो टाइम चेंज हो चुका है, वो 11 बजे हो चुका है। लोकसभा में अभी भी 12 बजे ही क्या होता है, शून्यकाल शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद है अल्पकालीन चर्चा। क्या अल्पकालीन चर्चा पे लिखना है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर, अविलंबनीय लोक जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता, देश में कोई बड़ी घटना हो गई उस पर तुरंत चर्चा करनी है तो अल्पकालीन चर्चा। तो अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान लाने के लिए कोई गैर सरकारी सदस्य, कौन, गैर सरकारी सदस्य अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर चर्चा के लिए आमतौर पर 2 घंटे का समय नियत किया जाता है। अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन का समय नियत किया गया है। सामान्यतः ऐसी चर्चा मंगलवार तथा गुरुवार। अब फिर याद रखना है आपने कि अल्पकालीन चर्चा कब होती है या 2 घंटे की चर्चा कब होती है? मंगलवार और गुरुवार को की जाती है। अल्पकालीन चर्चा उठाने की परंपरा 1953 में आरंभ की गई। कब की गई? 1953 में आरंभ की गई। इस चर्चा को उठाने के लिए मामले का संक्षिप्त वर्णन करते हुए और उसके कारणों को दर्शाते हुए चर्चा उठाने वाला सदस्य इसकी सूचना महासचिव को देता है। किसको देता है? अब फिर यहां पर क्वेश्चन पूछेगा वो, क्योंकि अधिकतर जो सूचना दी जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है, किसको दी जाती है? महासचिव को दी जाती है। कौन है लोकसभा का महासचिव? ये 2 नाम बताए थे मैंने आपको, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव। उत्तराखंड मूल के हैं। हाँ जी, उत्पल कुमार सिंह जी जो हैं वो कहाँ के महासचिव हैं? लोकसभा के। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद मोदी जी हैं। ये बताया था। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका कि जो अल्पकालीन चर्चा है या 2 घंटे की चर्चा है, अगर ये उठानी है तो क्या करेगा? इस चर्चा को उठाने के लिए मामले का संक्षिप्त वर्णन करते हुए उसके कारणों को दर्शाते हुए चर्चा उठाने वाला सदस्य इसकी सूचना महासचिव को देता है। ऐसी सूचना पर 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। चर्चा की स्वीकार्यता के संबंध में निर्णय अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। यथास्थिति अध्यक्ष सभापति अल्पकालीन चर्चा के लिए बैठक की समाप्ति पर या उसके पूर्व 1 घंटे का समय नियत कर सकता है। क्या कर सकता है? 1 घंटे का समय नियत कर सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला है व्यवस्था का प्रश्न। क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऐसे ही लिखने के लिए आएगा। आपने बोलना जब संसद में किसी कार्यवाही के दौरान, जब संसद में किसी कार्यवाही के दौरान संसदीय प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है, संसदीय प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तब संसद का कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। व्यवस्था का प्रश्न, यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके उठाए जाने पर सदन की कार्यवाही निलंबित हो जाती है। क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है, तथा जो सदस्य उस समय बोल रहा होता है उसे अपना भाषण रोकना पड़ता है। यह प्रश्न सामान्यतः विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। इसके लिए नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। कोई प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट असाधारण शब्द इसलिए बोला क्योंकि इसके उठाए जाने पर सदन की कार्यवाही क्या होती है? निलंबित हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, जो भाषण दे रहा होता है उसे रोकना पड़ता है अपना भाषण। व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया जी विपक्षी ने। क्या उठा दिया? विपक्षी दल के किसी सदस्य ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया।
व्यवस्था का प्रश्न, ठीक है। अगला है पार्लियामेंट्री मोशन यानी संसदीय प्रस्ताव। फिर लिखने के लिए आएगा आपके पास कि पार्लियामेंट्री मोशन से आप क्या समझते हैं। तो संसदीय कार्यवाही विविध संकल्पों तथा प्रस्तावों के माध्यम से चलाई जाती है। बहुत टफ होती हैं चीजें ना, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पर मैंने कहा सिलेक्शन जो मिलता है वो नंबर वो लिखने पर मिलता है। इस पर आप लोकसभा राज्यसभा चैनल देखें, टीवी देखें, लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी, उस पर प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। उसको आप पहले दिन तो आपको बड़ा बुरा सा लगेगा देखना कि हो क्या रहा है, धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही होता है। क्या होता है? और आपको ऐसा भी लगेगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों शत्रु हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे या क्या कर रहे, है ना? होता है ना, ऐसा लगता है कि बस पता नहीं अब तलवारें खिंच जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, उनके बीच में कोई वैमनस्यता नहीं होता है। पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, जैसे संसद का दरवाजा मतलब बाहर आते हैं, उसके बाद फिर क्या क्या होते हैं फिर, ऐसा नहीं होता कि यहाँ लड़ाई हो गई क्लास में तो बस अब शत्रु हो गए हमेशा के लिए, अब एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखनी है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, बाहर बैठते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, चाय पीते हैं साथ बैठ के, लेकिन जब अंदर हैं तो फिर क्या है, विपक्ष जो होगा वो सत्तारूढ़ जो दल होगा उसके विरुद्ध क्या करेगा, बोलेगा बोलेगा, है ना? तो कोई वैमनस्यता नहीं होती। ऐसी एडवोकेट्स होते हैं, ये थोड़ा कि अंदर जिरह होती है, बड़ी भयंकर जिरह होती है, ऐसा लगता है एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे यहीं पर जब जिरह चलती है, लेकिन बाहर आके फिर दोनों चाय पीते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हमें थोड़ा कुछ पशुओं से भी सीखना चाहिए। मैं देख रहा था कि दो सांड बहुत भयंकर लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे भयंकर, एक दूसरे को मतलब मारने मुरने पर उतारू थे, एक दूसरे को क्या करने के। और थोड़ी देर बाद देखा मैंने एक दूसरे को चाट रहे थे। तो इतना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, चाट रहे थे मतलब जो वो हुआ होगा ना, क्या चोट वगैरह लगी होगी, उसके बाद वो भूल गए पशु हैं, क्या हैं, भोले भाले, लड़ाई हो गई किसी कारण से। चलो, संसदीय प्रस्ताव पार्लियामेंट्री मोशन। तो मैंने कहा संसदीय कार्यवाही विविध संकल्पों तथा प्रस्तावों के माध्यम से चलाई जाती है। दूसरे शब्दों में संकल्प एवं प्रस्ताव संसदीय कार्यवाही के साधन है। संसदीय कार्यवाही के साधन है। संसदीय प्रस्ताव संसद में संसद सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने का एक माध्यम है। संसद सदस्य लोक हित से जुड़े मामलों को इन प्रस्तावों के माध्यम से ही संसद में उठाते हैं। संसद सदस्यों द्वारा संसद में रखे जाने वाले कुछ प्रस्ताव तथा उनका आशय, जैसे स्थगन प्रस्ताव, जैसे अब आपके पास स्थगन प्रस्ताव से प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? तो पहले मैं बता देता हूं कि संसदीय प्रस्ताव क्या क्या होते हैं। एक होता है स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। एक होता है आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कॉल अटेंशन मोशन, कॉल अटेंशन मोशन। एक होता है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन। एक होता है निंदा प्रस्ताव, ये होता है सेंसर मोशन। एक होता है आपका कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। ये बड़ा खतरनाक होता है भाई, कट मोशन, है ना। इसमें एक प्रकार का अगर कटौती हो गई, कटौती प्रस्ताव पास हो गया, तो समझ लो प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसी अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो ये पढ़ना है हमने इसके अंदर। किसके अंदर? संसदीय प्रस्तावों के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 पढ़ना है स्थगन प्रस्ताव, इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। नंबर 2 हमने पढ़ना है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन। पहले ये याद करो, पहले ये याद करो मैं करना क्या है। ये सब आपके क्या है, प्रश्न है मेंस में, प्री में भी इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। फिर हमने पढ़ना है विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन। फिर हमने पढ़ना निंदा प्रस्ताव यानी सेंसर मोशन। फिर कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। फिर कट मोशन के भी हमने 3 प्रकार पढ़ने हैं। नीतिगत कटौती यानी डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, दूसरा होता है अर्थगत कटौती यानी इकोनॉमिक कट, और तीसरा होता है प्रतीक कटौती यानी टोकन कट। और ये बड़ा आएगा लिखने के लिए, कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है, कटौती प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो ये लगभग 125 शब्दों में या 250 में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक आता है अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है, ये 20 शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। क्या करना पड़ेगा इसे, इसको बड़ा तैयार करना है आपने, 125 और 250 शब्दों में तैयार करना है, ठीक है।
फिर होता है एक विश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। फिर एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है भाई, क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है, ठीक है। फिर और भी होते हैं, मूल प्रस्ताव। चलो तो पहले मैं बता देता हूं किसके बारे में। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए, क्या हो जाए, जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि सदन की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करके इस विशेष घटना स्थिति या प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए। इस देश में कई ऐसी घटनाएं हुई जब यह स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा किसको, संसद के अंदर। एक घटना याद आ रही है मुझे, बालिका का नाम, दिल्ली केस हुआ था एक बार, कौन सा, निर्भया। निर्भया पर फिर चर्चा चली भाई, स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा, सारी चीजें रोक दी गई क्योंकि देश पर एक धब्बा था। ये क्या था, देश पर, दिल्ली पर एक धब्बा था, इसलिए निर्भया जो केस हुआ था उसमें क्या किया गया था, स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। मैंने बोला ना, जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद सदस्य क्या करते हैं, अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि सदन की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करके इस विशेष घटना, स्थिति या प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। इसे ही कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब यह प्री का क्वेश्चन होगा कि काम रोको प्रस्ताव कब लाया जाता है जी, प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद। किसके बाद, समाप्ति के बाद, तथा उस पर विचार विमर्श शाम 4 बजे से शुरू होता है। कब होता है, शाम को 4 बजे से शुरू होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। कितने सदस्यों द्वारा, 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। अध्यक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव की अनुमति तभी देता है जब यह लोक महत्व के निश्चित विषय से संबंधित हो। क्या होना चाहिए हो, लोक महत्व के निश्चित विषय से संबंधित हो, इसका कोई तथ्यपरक आधार हो तथा यह अत्यंत आवश्यक प्रकृति का हो। क्या हो, अत्यंत आवश्यक प्रकृति का हो। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो जाने के बाद अध्यक्ष सभा को तब तक स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि प्रस्ताव का निपटारा ना हो जाए। क्या ना हो जाए, इसमें समय निर्धारित नहीं होता, 4 बजे शुरू हो गया, चलता रहेगा तब तक जब तक कि निपटारा ना हो जाए। लोकसभा द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है। क्या होता है, अपमानजनक होता है, किंतु इसके कारण सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। अपमान तो होता ही है, आपकी सरकार थी, ठीक है, महिला सुरक्षा आपका काम था, क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन पूछता है, विपक्ष पूछता है ना। घेरा जाता है किसको, सत्तारूढ़ जो दल होता है या सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते हैं उन्हें घेरा जाता है। अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन बोलते हैं इसको। अभी आपको सब एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन धीरे धीरे आप लिखना सीख जाएंगे जब आप लिखेंगे। कॉल अटेंशन मोशन, अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से, सार्वजनिक हित की दृष्टि से को इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना है आपने, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है भाई, कॉल अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए कॉल अटेंशन मोशन। तो मैंने कहा सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। इसके द्वारा संबद्ध मंत्री से प्रस्तुत विषय पर वक्तव्य का आग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है, आग्रह किया जाता है। मंत्री तत्काल वक्तव्य दे सकता है या उसके लिए समय मांग सकता है। तैयारी करनी पड़ती है भाई, जवाब ऐसे थोड़े दिए जाते संसद में। क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, कोई प्रश्न पूछ लिया गया उत्तर देना है तो उसके लिए समय मांग सकता है। उल्लेखनीय है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के समान ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की संकल्पना भी भारत की देन है। अब भारत की जो देन है संसदीय व्यवस्था में, पहला था नंबर 1 शून्यकाल, नंबर 2 हो गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कॉल अटेंशन मोशन। ये ब्रिटेन से नहीं लिया हमने, ये हमारी देन है, भारत की देन है, ठीक है।
ये 1954 में अस्तित्व में आया था। कब? 1954 में अस्तित्व में आया था। इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया है। क्या कर दिया है? स्थगन प्रस्ताव जल्दी से नहीं लाया जाता। मैंने कहा वैसे भी स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? कार्य स्थगन प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है। कितनी बार अपमानित होगी सरकार? विपक्ष तो बार बार लेके आएगा क्या? तो अब एडजर्नमेंट मोशन नहीं आते हैं उतने जितने की क्या आते हैं? कॉल अटेंशन मोशन क्या आते हैं? ध्यान आकर्षित करना होता है सदन का। ठीक है। उसके बाद है भाई विशेषाधिकार प्रस्ताव। कौन सा? प्रिविलेज मोशन बोलते हैं इसको। यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर संसद के किसी सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन किया है तो संसद का कोई भी सदस्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रख सकता है। इसका उद्देश्य मंत्री की निंदा करना होता है। क्या करना होता है? किसी मंत्री ने अगर गलत क्या कर दी, जानकारी दे दी, तथ्यों को छिपा दिया, फिर विशेषाधिकार का हनन, या किसी सदस्य ने क्या कर दिया, विशेषाधिकारों का हनन कर दिया, तो संसद का कोई भी सदस्य मंत्री के विरुद्ध क्या लाएगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन लेके आएगा। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। ठीक है। अगला है निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। क्या है? सेंसर मोशन। अपने आप को ऐसे ही समझे जैसे आप लोग सांसद हैं, तभी आनंद आएगा याद करने में। वैसे आपने सांसद नहीं बनना है फिलहाल, पहले आपने पेपर निकालना है, अच्छे कार्य करना, कुछ समय देश की सेवा देकर तब अगर सांसद बनना हो तो देख लेना। पहले अनुभव ले लो, है ना? अनुभव जरूरी है ना। तो निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, यह प्रस्ताव केवल निम्न सदन यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कि निंदा प्रस्ताव के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं या कौन कौन से कथन सत्य नहीं है। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछ रही है। अब तो ऐसा भी नहीं है कि ए और पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा, ये भी नहीं। अब तो ये पता होना चाहिए कि कितने सही हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, है ना। तो सबसे पहले आपने बोला निंदा प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकार की नीतियों अथवा किसी कार्य की आलोचना करने के लिए विपक्षी दल के सदस्य द्वारा किसी मंत्री विशेष या शासन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक है। क्या है? कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? और निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो इसका मतलब आप सरकार के लोग ही सरकार के साथ नहीं हैं, और नहीं है तो बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। और अगर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो फिर त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला है कटौती प्रस्ताव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लिखना थोड़ा टफ मानते हैं बच्चे, लेकिन है कुछ नहीं। कट मोशन, बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव। भाई बजट किसने रखवाया? राष्ट्रपति ने रखवाया। कहाँ रखवाया? लोकसभा में रखवाया। किसके माध्यम से रखवाया? वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाया। बजट किसने बनाया? सरकार ने बनाया। और बजट में कटौती माना, बजट में ये बोला गया कि 100 रुपए का है भाई बजट, और किसी ने बोल दिया नहीं जी 99 करो इसे। विपक्ष ने कहा 99 होना चाहिए, तो क्या हो गया? अगर वो पास हो गया इसका मतलब सरकार के लोग भी यही चाह रहे हैं कि 99 हो जाए। सरकार के लोग सरकार के साथ नहीं है ना। तो पहले ये समझ लीजिए कि बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब है सरकार के प्रति अविश्वास। किसके प्रति अविश्वास? सरकार के प्रति अविश्वास। अतः लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है? भाई आप लोग माना सरकार में बैठे हो, उधर विपक्ष वाले बैठे हुए, आप लोग बजट लेके आए, वोटिंग हुई, हाँ भाई कटौती प्रस्ताव आया, विपक्ष लेके आया, और आपने भी उसमें क्या कर दिया? हाँ बिल्कुल सही कह रहे जी विपक्ष। आप किसकी तरफ हो? सरकार की तरफ हो या विपक्ष की तरफ हो? और अगर आप विपक्ष की तरफ हो तो आप सरकार बैठने लायक नहीं है, या आपकी सरकार बैठने लायक नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सरकार से सहमत नहीं हो अपनी, तो इसका मतलब त्यागपत्र देना पड़ेगा। कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर होता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। यहाँ ये लंबा क्वेश्चन आएगा, कितने प्रकार का होता है कटौती प्रस्ताव? 3 प्रकार का होता है। एक होता है नीतिगत कटौती यानी डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, नंबर 2 होता है अर्थगत कटौती जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट, और नंबर 3 होता है प्रतीक कटौती यानी टोकन कट।
इसको याद कर लीजिएगा, काम आएगा मेंस में। कहां पर? डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, नीतिगत कटौती क्या होती है? यह प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है। इसमें जो खास ध्यान देना है आपने, वो नीति। इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है? पॉलिसी। क्या है? नाम ही नीतिगत कटौती है। क्या है? यानी यह प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है। इसके द्वारा मांग की गई राशि में 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। मात्र कितना? 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय सदस्य को यह बताना पड़ता है कि वह किस नीति में कटौती करना चाहता है। यह कटौती प्रस्ताव का सबसे गंभीर रूप है। क्या है? अगर ये पास हो गया, यानी 1 रुपए कम, क्या मैंने बोला नहीं, 100 रुपए है माना, कहीं पर कोई नीति है उसके लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। विपक्ष का आदमी ने कहा 99 रुपए होने चाहिए, 1 रुपए क्या कर दिया? कम, और वो पास हो गया। समझ लो प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? समझ में आया? 1 रुपए की कटौती, नीतिगत कटौती में क्या, कितने की कटौती की जाती है? 1 रुपए की कटौती की जाती है। फिर दूसरा अर्थगत कटौती, इकोनॉमिक कट। यह प्रस्ताव किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है। थोड़ा ना अंतर भी समझिए, वहां पर हमने बोलना है किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए, यहां पर हम बोल रहे हैं किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए। किसके लिए? खास जोर दे रहा हूं यहां पर कि किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य खर्च में कमी लाना होता है। क्या लाना होता है? खर्च में कमी लाना होता है। ठीक है जी। तीसरा होता है प्रतीक कटौती यानी टोकन कट। यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए लाया जाता है। अब इसमें जो याद रखना है आपने, सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय, इसको अंडरलाइन करना है आपने, के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए लाया जाता है। सामान्यतः इस प्रस्ताव में 100 रुपए की कटौती की जाती है। कितने की? तो आपसे पूछेगा अर्थगत कटौती में कितनी, प्रतीक कटौती में कितने की कटौती की जाती है? 100 रुपए की। आपसे पूछेगा नीतिगत कटौती में कितने की? अच्छा, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं होगा वो कहेगा 1 रुपए सरकार, 1 रुपए में सरकार गिर जाएगी। पर 1 रुपए में कटौती का मतलब कि सरकार के लोग ही सरकार के साथ नहीं थे। अभी सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा हाँ लिख लेंगे, 1 ही रुपए तो लिखना, 100 रुपए लिखना। पर होता है क्या है, कभी अपने बारे में लिख के देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने बारे में 250 शब्दों में लिखो तो नहीं लिख पाओगे। लिख पाओगे क्या? लिख पाओगे? चलो क्लास के बाद लिखना 250 शब्दों में, है ना। लेकिन क्या होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए लेखन कि उस पर नंबर दिए जा सके। क्या किए जा सके? क्योंकि क्या होता है कि अपने विचार, अपना लेखन, अपनी माँ सभी को अच्छी लगती है, नहीं लगती? अब आपके विचार हैं, आप उस पर क्या है, अडिग हैं कि नहीं जी मेरे विचार ही क्या है सर्वोत्तम। अरे भाई दूसरे को भी तो अच्छे लगने चाहिए। या आपका लेखन है, आपको लगा मैं गजब लिखा है मैंने। कई बच्चे जब मेंस में निबंध चेक कराते हैं मुझे, तो यही होता है कि वो नाराज हो जाते हैं कई बार जब मैं कहता हूँ गलत है ये। क्या है? वो कहते हैं हमने इतना बढ़िया लिखा सर, आप गलत कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा मैंने भारतीय कृषि की समस्या पूछी। क्या पूछी? आपने भारतीय किसानों की समस्या बता दी, कृषि की समस्या बताइए ना, किसानों की समस्या क्यों बता रहे हो? ठीक है किसानों से ही कृषि है, पर क्योंकि जो हेडिंग है निबंध का वो है भारतीय किसानों की भारतीय कृषि की समस्या, तो आपने कृषि की समस्या पे लिखोगे ना, किसानों की समस्या पे थोड़े लिखोगे कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों पर ऋण भार ज्यादा है, ये थोड़े लिखोगे आप। कृषि की समस्या लिखोगे ना। तो इसीलिए इन परीक्षाओं में मेन चीज ये होती है, सबसे पहले प्रश्न को समझना होता है कि पूछ क्या रहा है ना, और चाह क्या रहा है आपसे। ठीक है, चलिए जी। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगला क्या है? ये तो कई बार सुना होगा आपने, अविश्वास प्रस्ताव। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। संविधान के आर्टिकल 118 के तहत
संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। भाई 118 मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि संसद के प्रत्येक सदन को यानी लोकसभा को अपनी प्रक्रिया कैसे चलानी है, लोकसभा को अपना कार्य संचालन कैसे करना है, वो लोकसभा तय करेगी। और राज्यसभा की क्या प्रक्रियाएं होंगी और कार्य संचालन कैसे किया जाएगा वो राज्यसभा तय करेगा। कहाँ लिखा हुआ? 118 में लिखा हुआ। ठीक है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या किया कि इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत, किसके तहत? नियम 198 के तहत मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। अब नियम 198 याद करना पड़ेगा आपको। क्या याद करना पड़ेगा? नियम 198 के तहत मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है, राज्यसभा में नहीं होता नो कॉन्फिडेंस मोशन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा है? वहां क्या करोगे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन? कॉन्फिडेंस नहीं भी होगा तो भी वो स्थायी सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है ना, तो हटा सकते नहीं। इसे केवल लोकसभा में आता है। इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्या क्या आता है? और विपक्षी दल इसी आड़ में रहते हैं, कब हम सरकार के विरुद्ध क्या लाएं? विश्वास प्रस्ताव लेके, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके। एग्रीमेंट 1, 2, 3 हो रहा था। क्या हो रहा था? पहली बार हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी बात पर अड़ते हुए देखा, वरना वो प्रधानमंत्री बड़े सॉफ्ट थे। ठीक है। और जो सरकार थी वो मिलीजुली सरकार थी, उसमें कम्युनिस्ट भी थे। कई लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं जी एग्रीमेंट 1, 2, 3 नहीं होना चाहिए। अब पुरानी बात हो गई एग्रीमेंट 1, 2, 3। दरअसल न्यूक्लियर जो आपके ये होते हैं क्या, परमाणु विद्युत ग्रह होते हैं, उसके लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक समझौता होना था अमेरिका से। और ये डॉक्टर एक अच्छा इकोनॉमिस्ट ही जानता है कि आने वाले समय में क्या ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम सिर्फ डैम पर निर्भर नहीं रह सकते कि हम डैम बनाते रहें और ऊर्जा आवश्यकता पूरी होती रहे, संभव नहीं है। तो एज ए इकोनॉमिस्ट उन्होंने कहा कि आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा ही विकल्प है। अभी भारत के पास क्या है? परमाणु ऊर्जा ही विकल्प है। अड़ गए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आया कि नहीं आया, लेकिन वो पास नहीं हो सका। क्या नहीं हो सका? अगर पास हो जाता तो प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता? त्यागपत्र देना पड़ता। ठीक है। तो विपक्ष लेके आया था उस समय, शायद कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे। एग्रीमेंट 1, 2, 3 जरा पढ़ना जरूर कि क्या था उसमें। उसमें कई आरोप लगाए गए। लेकिन भाई जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, संसार के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हम देश हो गए हैं और ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हमको ऊर्जा के अन्य साधनों पर भी क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और उसमें जो सबसे साफ एनर्जी है वो क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है। क्या है? सोलर एनर्जी भी है, सोलर पर भी काम चल रहा है, बैटरी भी है। ठीक है। लिथियम बैटरी भी है। लेकिन मैंने कहा कि बड़ी जो ऊर्जा आवश्यकता है वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही क्या हो सकती है अभी फिलहाल। ठीक है। डैम के अपने लाभ हैं, लेकिन मैंने कहा आप जानते हैं, आप उत्तराखंड के लोग हैं, जहां जहां डैम बने वहां पर क्या हुआ? हाँ, पर्यावरणीय अस्थिरता आ जाती है, आती है, संस्कृतियां डूब जाती हैं। लोक गायक जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उन्हें गाना गाना पड़ता है टिहरी डैम पर। गाना पड़ता है कि नहीं गाना पड़ता? और जो लोग विस्थापित हुए वो लोग खुश कहाँ हैं? खुश नहीं हो सकते अपनी मातृभूमि को छोड़कर। आप उन्हें चाहे सोने की लंका में बसा दो, नहीं होंगे वो खुश। उन्हें अपनी जगह क्या होती है? पसंद होती है। ठीक है। तो एक पूरी संस्कृति डूब गई है। ऐसा खाली यहाँ पर नहीं है, देश के कई भागों में। फिर दूसरा बड़ी प्रॉब्लम होती है किसकी? सिल्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है और अन्य प्रॉब्लम है। लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है। कई गांव देख रहे होंगे आप टिहरी में, क्या जोन में आ चुके हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, वहां पर धस रहे हैं, धसाव हो रहा है, वो धसाव हो रहा कि नहीं हो रहा? और फिर सिस्मिक जोन पर भी हैं हम लोग, ये भी एक टेंशन है। पहला टारगेट, बड़ा टारगेट हम ही है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलो जी, हाँ जी, क्या? तो इतना समझ में आ गया। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्रवाई के साथ जुड़ा हुआ है। लोकसभा में के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा, कितने हैं भाई?
50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। कितने द्वारा? 50 के द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है कि हाँ भाई अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है। इसे प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक नहीं है। इसे प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक नहीं है। अब देखो ना, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और एक और होता है क्या, अंतर पूछता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन और इसमें निंदा प्रस्ताव में। किसमें? निंदा प्रस्ताव में। तो जब हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो लोकसभा में इसे प्रस्तुत करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन निंदा प्रस्ताव में इसे प्रस्तुत करने के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है। निंदा प्रस्ताव जब हम लाते हैं, हम मतलब विपक्ष लेके आता है, तो उसमें कारण बताना क्या आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा जी, इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। क्या? इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु समय का निर्धारण सामान्यतः कार्य मंत्रणा समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा किया जाता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा प्री में कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा किया जाता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा किया जाता है। प्रस्ताव पर विचार विमर्श पूर्ण होने के पश्चात अध्यक्ष उसे लोकसभा में मतदान हेतु रखता है, और यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू मंत्री परिषद के विरुद्ध 1963 में आचार्य जे.बी. कृपलानी द्वारा लाया गया था। देखो 63 में, 62 में चीन का युद्ध हुआ, जे.बी. कृपलानी क्या हो गए? आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा भाई ये नेहरू जी तो कह रहे थे कि मित्र हैं चाइना, उधर से वो चाइना लगा हुआ था, हिंदू चीनी पाई पाई, ये जमीन हमारा है, तुम इसे छोड़ दो, क्या करो। ठीक है, और नेहरू जी लास्ट तक आश्वस्त थे कि चीन हम पर आक्रमण नहीं करेगा, और चीन ने आक्रमण किया। और हमारी सेनाएं तैयार नहीं थी, नहीं, हमारे पास नए नए आजाद हुए थे, हमारे पास क्या नहीं था, संसाधन भी नहीं थे, फिर भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। बताया जाता है हमारी सेना की संख्या कम थी। क्या थी? कम थी, संसाधन नहीं थे, खाना नहीं था। इवन कहा जाता है कि ऑफिसर्स ने भी खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब जवानों के लिए नहीं है तो हम भी नहीं खाएंगे, है ना। और थोड़ा थोड़ा खाकर लड़ाई लड़ते रहे। वो ऊपर था, हम नीचे थे, उसकी पोजीशन कहाँ थी? ऊपर थी। हम मार रहे थे उनको, माना हम जितना उनको मार रहे थे उतना ही फिर पीछे से आ रहे थे। मतलब वो रक्त बीज नहीं सुना आपने कहानी, बस वैसे ही रक्त बीज की तरह। क्या? हाँ जी, जितना हम मार रहे थे उतने फिर पीछे से आ रहे थे। गोलियां मतलब ये समझ लो कम पड़ गई मारते। ठीक है, फिर भी हमने, हमारी सेनाओं ने पूरे शौर्य का प्रदर्शन किया। अब मैंने कहा आपको कि भाई युद्ध जो होते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? आधुनिक। वो तब तक आधुनिक हथियारों से लैस हो चुका था, ऊपर बैठा हुआ था वो, उसकी पोजीशन ज्यादा अच्छी थी। बताया जाता है कि हम हार गए उसमें। ठीक है, लेकिन अब नया भारत है, अगर चीन ऐसा सोच रहा है कि वैसा ही होगा तो वैसा नहीं होगा। परमाणु शस्त्र संपन्न देश है हम। ठीक है, और सीधी सी बात यह है कि चीन से अगर हम अपने व्यापार बंद कर दें तो चीन में लाले पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रोडक्शन करके क्या करोगे अगर आपको खरीदारी नहीं मिलेगा? और हम लोग हैं ऐसे, जब बात देश पर आती है तो क्या करेंगे? ये देश बहुत पहले से स्वदेशी आंदोलन जानता है। क्या जानता है? हाँ, हमने क्या कर दिया था, गांधी जी के नेतृत्व में जब आंदोलन चला था ना, तो मिलें बंद हो गई थी इंग्लैंड की। क्या हो गई थी? हमने खुद अपना खादी कातना शुरू कर दिया था। 50 लाख चरखे बंटवाए गए थे कि 20 लाख चरखे बंटवाए गए थे, सबने अपने अपने चरखे बनाए, अपना सूत काता, 2 जोड़ी कपड़े बनाए, वही पहने। और बाहर जो क्या इंग्लैंड में जो कपड़ा बन रहा था वो बिका ही नहीं, मार्केट ही नहीं मिला उसको, डंप हो गया। समझ में नहीं आया उनके ये हो क्या रहा है। पहले पहले मजाक में लिया उन्होंने चरखे को। क्या लिया? चरखे को मजाक में लिया, लेकिन हमने उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, और आज लड़ाइयां आपकी उससे नहीं होनी है। किससे? मिसाइलों से उतनी नहीं होनी है जितनी की इकोनॉमिक जो लड़ाइयां होती हैं। किसी देश की इकोनॉमी को क्या कर दो? ध्वस्त कर दो, अपने आप ही खत्म हो जाएगा देश। पर क्यों करना हमने? हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना वाले हैं ना, सभी सुखी रहे भाई अपनी अपनी जगह पे, कोई हमें छेड़े ना बस।
तो ठीक है भाई, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू मंत्री परिषद के 1963 में कौन लेके आया? आचार्य JB कृपलानी लेके आए, जो गिर गया था, मतलब त्याग पत्र नहीं देना पड़ा। नेहरू जी फिर 64 में जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई, है ना, 1964 में। अब तक लोकसभा में कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। कितनी बार? इसमें से 26 बार प्रस्ताव पास नहीं हो सका या गिर गया। जब पास नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं गिर गया प्रस्ताव। क्या हो गया? विपक्ष लाता रहता है। विपक्ष को क्या चाहिए? अविश्वास है जी, हमें विश्वास ही नहीं है आपकी मंत्रिपरिषद पे, आपके लोग आपके साथ नहीं है। ठीक है। एक बार 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पास होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। मोरारजी देसाई ने क्या प्रस्ताव पास होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। 27वां विश्वास प्रस्ताव डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध 21 जुलाई 2008 को लाया गया था। इसी के बारे में बोल रहा था मैं, 1 2 3 एग्रीमेंट। ठीक है, जो 19 मतों से गिर गया। कितने मतों से? 19 मतों से गिर गया, मतलब पास नहीं हो सका। 19 लोग और साथ थे जिन्होंने बचा दी सरकार। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम विश्वास प्रस्ताव। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वैसे ही क्या होता है? मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या होता है? तो भाई शून्य काल के समान ही विश्वास प्रस्ताव भी भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। अब 3 देन हो गई भाई। एक हो गया शून्य काल, दूसरा क्या बताया था मैंने? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और तीसरा हो गया आपका विश्वास प्रस्ताव, यानी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव का ही प्रावधान होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है जब राष्ट्रपति को इस बात का संदेह होता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो उसे विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहता है। क्या कहता है? कि भैया अपना सिद्ध करो, क्या? मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, मोशन सिद्ध करो, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अतः इसका उद्देश्य यह साबित करना होता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। यदि सदन में विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। सबसे पहले जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस आया था वो 1979 में चौधरी चरण सिंह को, किसको? चौधरी चरण सिंह को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था। उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर विचार होने से पूर्व भी क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। पता चल गया था चौधरी चरण सिंह जी को भी कि होंगे नहीं पूरे लोग, है ना। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह और 1997 में HD देवगौड़ा ने विश्वास मत प्राप्त न हो पाने के कारण त्यागपत्र दिया था। कौन कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को क्या करने वाले? लागू कराने वाले। और दूसरे कौन? HD देवगौड़ा। तो 1990 1997 बड़ा अस्थिर दौर था ये। आप लोग तो उस समय जन्म नहीं लिया था, हम लोग जवान हो रहे थे। ठीक है, और बड़ा अस्थिर सरकारें देखी हमने तब तक। फिर तब एक कौन आए? फिर PV नरसिम्हा राव आए, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो अलग अलग प्रधानमंत्री देखे हमने उस समय। क्या देखे? अलग अलग फैशन देखे हमने। किसी को हमने टोपी पहन के आते हुए देखा, कोई शॉल उड़ के आया, किसी ने सफेद दाढ़ी रखी। तो अलग अलग फैशन चले उस समय, है ना। चलो जी, तो HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 और HD देवगौड़ा 1997। क्लियर हो गया। अब है अगला धन्यवाद प्रस्ताव। कौन सा? धन्यवाद प्रस्ताव। संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब नई सरकार का गठन होता है तो प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है, जिसमें वह सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। ये मैंने अभी आपको बता भी दिया। क्या? एक तो जब नए चुनाव होते हैं, पहला सत्र बैठता है, उस समय संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष जब पहला सत्र होता है उस समय दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर संबोधित किया जाता है। उसके बाद धन्यवाद देना पड़ता है। किसका? राष्ट्रपति का। तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण। कौन लिखता है? मंत्रिमंडल लिखता है, यानी कैबिनेट लिखती है। क्या होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण में? तो मैंने बताया आपको कि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण होता है। क्या होता है? अब सरकारी नीतियां यानी सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सरकार ने बता दिया। बोलने वाला जो है वो राष्ट्रपति है। अब जब उसने दोनों सदनों को बोल दिया तो उसके बाद धन्यवाद देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है?
लेकिन अगर धन्यवाद प्रस्ताव गिर गया, इसका मतलब सरकार में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों से संतुष्ट नहीं है और वो अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं। अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भाई आर्टिकल 87, इसके 4 मैंने लेक्चर दिए थे आपको अलग अलग, क्योंकि बहुत बड़ा होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। चुनावी माहौल है इस बार तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, है ना, पेपर में कवर होगा वहां से। तो अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव के पारित होने पर यह माना जाता है कि लोकसभा प्रस्ताव को माना जाता है कि सरकार की नीतियों को सदन का विश्वास प्राप्त है। किंतु यदि लोकसभा प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्लियर हो गया? धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के प्रत्येक सदन में विपक्ष द्वारा संशोधन लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? संशोधन लाया जा सकता है। यदि संशोधन लोकसभा में लाया जाए और वह पारित हो जाए तो सरकार को फिर त्यागपत्र देना पड़ता है। भाई सरकार ने नीति बनाई, कार्यक्रम बनाए, मंत्रिमंडल ने लिखा, राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया, उसको ज्ञापित कर दिया, विशेष अभिभाषण दे दिया। विपक्ष ने कहा नहीं जी ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, और वो पास हो गया। इसका मतलब आपके लोग भी सरकार में जो बैठे हुए हैं वो भी चाहते हैं कि हाँ जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना। इसका मतलब आपके लोग ही आपके साथ नहीं है, सरकार के लोग ही सरकार के साथ नहीं है। इसका मतलब प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर क्या हो जाए, संशोधन जो विपक्ष द्वारा संशोधन लाया गया है इसमें धन्यवाद प्रस्ताव में, तो इसका मतलब क्या, धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के प्रत्येक सदन में विपक्ष द्वारा संशोधन लाया जा सकता है। यदि संशोधन लोकसभा में लाया जाए, लोकसभा में खासकर है, लोकसभा में लाया जाए और वह पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यद्यपि राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, सरकार की सिर्फ छवि प्रभावित होती है। राज्यसभा स्थायी सदन है भाई, वहां से प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है? 2015 में लगातार दूसरे वर्ष धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष समर्थित संशोधन पारित किया गया। क्या किया गया? विपक्ष समर्थित संशोधन पारित किया गया। वर्ष 2014 में धन्यवाद प्रस्ताव में काले धन के मुद्दे पर संशोधन करवाया गया था, जबकि 2015 में संशोधन राजस्थान और हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने पर लगाई गई सीमाओं के बारे में था। वर्ष 2015 से पहले मात्र 3 ऐसे अवसर आए थे जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन करवाया गया था। इंदिरा गांधी 1980, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 और अटल बिहारी वाजपेयी 2001 के कार्यकाल में। क्लियर हो गया? अगला होता है भाई अनिर्धारित दिन वाले प्रस्ताव। क्या होते हैं? अनिर्धारित दिन वाले प्रस्ताव। जो प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा विचार विमर्श के लिए स्वीकार कर लिया गया है किंतु उसके लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है, उसे अनिर्धारित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। अगला है मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है। इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसे सदन में फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। अधोलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव हैं, जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को निर्वाचित करने या हटाने के प्रस्ताव। ये इंपॉर्टेंट है, प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि मूल प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रस्ताव नहीं है या कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव, ये मूल प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव, ये मूल प्रस्ताव है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये मूल प्रस्ताव है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति को राज्यसभा के खाली उपसभापति, सभापति नहीं बोलेंगे, वो तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपसभापति को निर्वाचित करने या हटाने का प्रस्ताव भी क्या है? मूल प्रस्ताव। तो 4 मूल प्रस्ताव याद करने हैं आप। क्लियर हो गया? अगला होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव के स्थान पर या उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को पेश किए जाने के पूर्व पेश किया जाता है। ठीक है? अगला है संशोधन प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को संशोधन प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये जितने भी थे आपके, ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़े भाई संसदीय प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेंस का बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपके राज्य के किसी सिलेबस में मैच कर रहा है तो क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन तो बनेंगे यहाँ से।
ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में कराऊंगा मैं संसदीय समितियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।